नमस्कार दोस्तों। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक प्लान बताया गया था कि कैसे हम विभिन्न विषयों के पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी या इकोनॉमिक्स, जो भी विषय यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनके पीवाईक्यूज़ का मूल्यांकन करें। तो इस श्रृंखला में जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, 30 से 35 वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी से आरंभ कर रहे हैं। बहुत विशेष भूमिका ना बनाते हुए बस 2-3 बातें बताएंगे कि जैसे इसमें पॉलिटी में 200 से 300 प्रश्न पिछले 35 वर्षों में पूछे गए हैं, तो हम 25 प्रश्न एक वीडियो में लाएंगे और इनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिससे 5 से 6 वीडियो में हमारी पॉलिटी कवर हो जाएगी। यह कार्यक्रम जुलाई से अभी से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए बीच में कोई रुकावट आती है तो हमारे पास इतना समय होगा कि हम इसको दोबारा से आरंभ कर सकेंगे और पिछले 30-35 वर्षों के प्रश्न जैसा हमारा टारगेट है उसको पूरा कर सकेंगे आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2026 से पहले। ठीक है, तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। जो भी आपके सुझाव होंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे हम आने वाले वीडियोज़ में उनको उस दिशा में सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो अभी हम पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्थाएं हैं। तो संवैधानिक देखिए संस्थाएं 3 प्रकार की होते हैं: संवैधानिक, विधिक और तीसरी संस्थाएं होती हैं कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित, कार्यकारी आदेश। ठीक है, तो संवैधानिक संस्थाएं जिनकी संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत चर्चा है, विधिक संस्थाएं जो किसी कानून के द्वारा निर्मित की गई हैं, और कार्यकारी आदेश मतलब कोई भी कैबिनेट की बैठक हुई और प्रधानमंत्री या कैबिनेट के द्वारा किसी संस्था को गठित करने का निर्णय लिया गया, जैसे क्या कहते हैं कि आपका योजना आयोग या नीति, बाद में नीति आयोग का गठन किया गया है, ये कार्यकारी आदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद में वर्णित कौन सी संस्थाएं हो सकती हैं, जैसे संविधान के निर्माण के समय जिन्हें शामिल किया गया था, या बाद में संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से शामिल किया गया है, जैसे पंचायतों को शामिल किया गया 73 में और 74 में, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो संवैधानिक संशोधन किए गए थे उनके माध्यम से पंचायतों को शामिल किया गया था। ठीक है, ऐसे ही कुछ संस्थाएं कानून के द्वारा निर्मित की जाती हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनका निर्माण जिनकी चर्चा संविधान में नहीं है, जो संविधान से इतर हैं। ठीक है, तो क्या राज्यपाल सम्मेलन की चर्चा किसी भी अनुच्छेद में की गई है? ऐसा तो राज्यपाल का चैप्टर पढ़ते समय भी ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो दो किसमें है? 2 इसमें है, इसमें है, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, यानी 3 और 4 को हम कट कर सकते हैं अभी के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो देखिए योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में किया गया था और इसी की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। तो इन दोनों का गठन, जैसे हमने अभी देखा था कि योजना आयोग का गठन कैसे हुआ था, कार्यकारी आदेश द्वारा। तो जब इसकी सलाह से कोई संस्था गठित की जा रही है तो एनडीसी का भी गठन कार्यकारी आदेश से भी हुआ था, यानी 1 और 2 तो सही हैं, तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा। ठीक है, अभी कन्फ्यूजन है क्षेत्रीय परिषद का, तो आपको इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब 2 तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से आप यहाँ पे सही कर सकते हैं कि ये है या नहीं है, मतलब एक सामान्य नॉलेज की बेस पे। लेकिन क्षेत्रीय परिषद के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय परिषद जब स्टेट एक बिल लाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसके द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषदों की चर्चा सीधे संविधान में अनुच्छेद 263 में की गई है। ठीक है, 263 में की गई है। तो एक ही ऐसी संस्था है जो जिसका संविधान में चर्चा है, बाकी किसी की संविधान में चर्चा नहीं है। तो इस प्रकार उत्तर कौन सा सही होगा? बी, 1, 2 एंड 3। तो यह इस टाइप का यही प्रश्न लगभग थोड़े से बदलाव के साथ 2013 में पूछा गया है। अभी हम देखेंगे कि हमारा इन प्रश्नों का विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें एक ट्रेंड देखना है कि यूपीएससी किन टॉपिक से और किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो हम
प्रत्येक प्रश्न पर एक डिटेल में एनालिसिस दे रहे हैं। जैसे प्रश्न तो एक छोटा सा है, लेकिन इस पे 3 पेज का हमने लगभग नोट्स प्रोवाइड किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि ये जो चारों ऑप्शन हैं इन पे हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अगली बार कहीं से पूछेगा तो इन्हीं के बारे में पूछेगा। देखिए अभी वीडियो में हम क्या करेंगे कि इनको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करने में भी हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो हम उन महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 में। कार्यकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है? औपचारिक रूप से इसे भंग नहीं किया गया। योजना आयोग को औपचारिक रूप से भंग किया गया था एक प्रस्ताव के माध्यम से। इसको भी भंग करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है, एनडीसी को। इसके कार्य योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों के कार्य नीति आयोग को सौंप दिए गए थे। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद भंग नहीं किया गया है, ठीक है, यह भंग नहीं किया गया है, लेकिन यह एक निष्क्रिय है, वर्तमान समय में निष्क्रिय निकाय है। तो आप मान लीजिए ऐसा प्रश्न हालांकि नहीं आएगा, बहुत आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, 2015 के बाद से ऐसी चर्चाएं इसमें इस तरफ नहीं है। फिर भी आप अगर जो कभी ऐसा कुछ आ जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को औपचारिक रूप से भंग किया गया है या नहीं, तो आप बताएंगे कि भंग नहीं किया गया है। आगे आप देखेंगे योजना आयोग की स्थापना 1950 में, नीति आयोग की स्थापना 2015 में। दोनों की स्थापना कार्यपालिका के संकल्प के माध्यम से की गई थी। अगला ऑप्शन था राज्यपाल सम्मेलन। तो प्रथम सम्मेलन 1969 में हुआ था, 1969 में। ना तो संवैधानिक और ना ही विधेयक, मतलब संविधान में भी चर्चा नहीं हो, कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप आयोजित किया जाता है। अभी 2024 में भी आयोजित किया गया था। इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल मिलकर आपस में सहयोग की, ऐसे सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिससे देश की जो परिसंघीय व्यवस्था है उसको बेहतर रूप में विकसित किया जा सके या बनाए रखा जा सके। राष्ट्रपति इसके औपचारिक अध्यक्ष होते हैं। जब भी यह सम्मेलन होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्षेत्रीय परिषद, तो हमने देखा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और कार्य जैसे सभी के कार्य हैं समन्वय और सहयोग बढ़ाना, तो वैसे ही इसका भी कार्य है, ठीक है। इस प्रकार कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और एक क्षेत्रीय परिषद। यानी इन 5 का गठन तो 1956 में किया गया था, लेकिन एक 6वीं का गठन कब किया गया था? 1971 में, उत्तर पूर्व परिषद, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, ठीक है। तो जो भी जो राज्य जिस परिषद से संबंधित है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई। इतना डीप में शायद कभी नहीं आएगा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य हैं। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी नहीं पूछता है। फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जब किसी भी समिति, किसी भी आयोग अथवा परिषद का सदस्य होता है तो वही अध्यक्षता करता है, यानी वो सुप्रीम बॉडी है प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करता है। इसकी उपाध्यक्षता, यह महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि उपाध्यक्षता कौन करता है? जो 6 राज्य हैं, 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उनमें से राज्यपाल करते हैं, ठीक है। जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में एक बार इसकी इसका उपाध्यक्ष बिहार का होगा, तो दूसरी बार झारखंड का होगा, तीसरी बार उड़ीसा का होगा, चौथी बार पश्चिम बंगाल का होगा, ठीक है। ऐसी जब बैठक होगी तो इन चीज़ों से होगा। तो इसके उपाध्यक्ष कौन होता है? संबंधित क्षेत्र के राज्यपाल होते हैं। उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के राज्यपाल होते हैं। इसके सदस्यों और सलाहकारों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा 263 में की गई है और इसकी भी संरचना आपको पता होनी चाहिए। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी संरचना में शामिल होते हैं। एक होती है एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने योग्य है कि यह एक स्थायी संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। अभी हमने देखा था उन 4 ऑप्शन में से यही एक ऐसा निकाय था जो संवैधानिक है, लेकिन यह भी स्थायी नहीं है। मतलब इसका स्थायी कैसे होते हैं? जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग है, ये सारे स्थायी संवैधानिक निकाय हैं। मतलब ये कभी भंग नहीं किए जाते हैं। इनके सदस्यों का गठन की नियुक्ति समय समय पर बदल के की जाती है, लेकिन इन संवैधानिक निकायों को भंग नहीं किया जाता। लेकिन जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये एक समय बाद भंग कर दी जाती है अपने बैठक के बाद। तो हमने यही देखा है कि इसका आयोजन कितनी बार किया जाएगा। बैठक का आयोजन वर्ष में 3 बार किया जाएगा। स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है।
जब यह बैठक या परिषदों का बैठक नहीं होती तो इसके कार्यों की देखरेख एक स्थायी समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। यानी अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। और स्थायी परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, इसका एक अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय है जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। बाद में 2011 से इसने क्या किया? क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करना आरंभ किया है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 की व्याख्या यह है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो संवैधानिक संशोधन, देखिए राज्यों की भूमिका तभी होगी ना जब उनके हित शामिल होंगे। तो हित कब शामिल होते हैं? राज्यों की भूमिका ठीक है, इनके हित कब शामिल होंगे? जब इनके हितों में कमी की जाएगी, हितों या शक्तियों में वृद्धि की जाएगी या उनमें कमी की जाएगी। दूसरा कब होता है? जब कोई ऐसा विषय है जो परिसंघीय व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका एक एक मूल्यांकन कीजिए। जैसे ऐसे लॉजिक से सोचिए, राष्ट्रपति का पद या उसका निर्वाचन में आप देखते हैं राज्यों के विधानसभा सदस्य इसमें भाग लेते हैं ना। और राष्ट्रपति का राज्यों में क्या रोल होता है? ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल ऐसे कई सारे विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। और जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, अनुमोदित कर देता है, उसके बाद ही ऐसे जो कानून होते हैं, ऐसे विधेयक होते हैं, वो राज्यों में कानून बन पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यह एक ऐसा विषय है जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है। नंबर 2, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो मान लीजिए इसको एक उदाहरण से ऐसे सोचिए लॉजिक के साथ। मान लीजिए केंद्र में एक्स गवर्नमेंट है, असम में भी एक्स गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में वाई गवर्नमेंट है, वाई पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है, केंद्र में और असम में सेम पार्टी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में ये है असम, ये है सेंटर, ये है यूपी। ठीक है, यूपी में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर जो राज्यों के प्रतिनिधित्व, अब सीट का निर्धारण है राज्यसभा में या फिर राज्यसभा में सीटों के निर्धारण की बात आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों केंद्र में और असम में एक पार्टी की गवर्नमेंट है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? मान लीजिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी तो केंद्र सरकार क्या करेगी? यहाँ पे असम को ज़्यादा सीट दे देगी और उत्तर प्रदेश को कम सीट दे देगी। ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राज्यों कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होगी, जिससे किसी भी राज्य के साथ अन्याय ना हो सके। तो यह भी विषय है जो परिसंघीय व्यवस्था से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची को जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, उसको किस में 3 सूचियों में विभाजित किया गया? संघ, ठीक है, राज्य, समवर्ती, ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सूची, इस पे जब भी होगा, मतलब विषयों का स्थानांतरण होगा संघ से राज्य में, राज्य से संघ सूची में, तो राज्यों के हित प्रभावित होंगे ना। तो यहाँ पे हित प्रभावित हो रहे हैं, तो तीसरी 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें भी राज्यों की ज़रूरत होगी। जैसे अभी टैक्स एक लागू किया गया था, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी, तो उसमें हमने देखा था कि राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ी थी। कुछ राज्यों ने, शायद दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जिन्होंने अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो पूरे देश में एक बार कम से कम आधे राज्य एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जब जीएसटी पारित किया गया तो आप एक पैटर्न देखेंगे, उस समय मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो जब केंद्र और राज्यों में लगभग एक ही पार्टी की गवर्नमेंट हो जाती है तो संवैधानिक संशोधन या करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे राज्यों ने, या कुछ ऐसे भी राज्य थे जहाँ पर बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, फिर भी उन्होंने जीएसटी को अपनाया था। ठीक है, वो उसके महत्व को समझ रहे थे और उनको पता था कि इससे देश के विकास में मदद मिलेगी, इसलिए उन्होंने जीएसटी को अपनाया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कर संरचना, आप बताइए कि कर संरचना जो है, जीएसटी जो था किसका पार्ट है, या कर का विभाजन किसका पार्ट है? संघ सूची है, राज्य सूची है, या समवर्ती सूची का पार्ट है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चौथा है ऑप्शन, किसी राज्य की विधानसभा की समाप्ति।
ठीक है, विधान परिषद की समाप्ति। तो विधान परिषद की समाप्ति मतलब उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जाए या उसे समाप्त किया जाए, इसका फ़र्क आंध्र प्रदेश पे थोड़ी पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश पे नहीं पड़ेगा तो उसके अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि इसको कैसे किया जाता है, विधान परिषद का गठन, यानी विधानसभा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश ने सोचा कि हमारे यहाँ पे विधान परिषद भी होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, विधानसभा में एक संकल्प पारित करेगा, ठीक है, उसको संसद के पास भेज देगा, संसद उसको क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, उसको साधारण बहुमत से पारित कर देगी, ठीक है। तो यही प्रक्रिया उसके गठन या समाप्ति दोनों के लिए है, ठीक है। तो चौथे ऑप्शन को हटा के हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा लॉजिक करके और थोड़े से ज्ञान के आधार पे प्रश्न को हल कर सकते हैं यूपीएससी में। इसका फिर से डिटेल में एनालिसिस की दिया गया है। यहाँ पर हमने उन विषयों को दिया है जो संघीय व्यवस्था से संबंधित हैं। इसमें है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की शक्ति, अधिकार क्षेत्र और संगठन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संघीय स्वरूप से संबंधित कोई भी अन्य प्रावधान, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जो विधान परिषद की समाप्ति या स्थापना की बात की गई है वो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 169, ये याद रखना है। और तो इसको राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जाना है तो ये संसद क्या करेगी, साधारण विधेयक द्वारा ऐसा कर सकती है, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, अनुच्छेद 368 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि, यहाँ अवधि होना चाहिए, अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। 1995 प्रश्न पूछा गया था। शुरू के 5 प्रश्न गलत टाइप हो गए थे, इसलिए वो पीछे के हैं। हमारा टारगेट क्या है, 2013 के प्रश्न अभी जो हम करेंगे 2013 से 2025 के प्रश्नों को करेंगे। दूसरे चरण में क्या करेंगे, जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम करेंगे 1995 से 2012 तक के प्रश्नों को। तो इस प्रकार हमारे 30 से 35 वर्षों के प्रश्नों को हम कवर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो अभी हम नए पैटर्न पे कर रहे हैं 2013 से 25। तो शुरू के 5 प्रश्न गलत टाइप हो गए थे, मतलब टाइप हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब एनालिसिस कर ही लेते हैं, तो इनको इसमें शामिल किया गया है। आगे 5 के बाद जो भी प्रश्न मिलेंगे वो 2013 के बाद के ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। दूसरा है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है क्या अनुच्छेद 156 के अनुसार ये दोनों में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा सत्य स्टेटमेंट है। तो इसमें देखिए, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि से पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। जो भी ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति उसे अपनी इच्छा के अनुसार 5 वर्ष की समयावधि से पूर्व भी हटा सकता है। देखिए, ये जो 5 वर्ष की अवधि है का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 156 में, यह उपबंध अधिकतम अवधि को परिभाषित करता है, गारंटी प्रदान नहीं करता है, ठीक है। गारंटी को प्रदान नहीं करता है कि एक बार नियुक्ति हो गई तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। देखिए भाई, जब तक दूसरा राज्यपाल नहीं आएगा तो उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को कौन देखेगा। राज्यपाल के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, तो यह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक, मान लीजिए 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं नए राज्यपाल की नियुक्ति में, ठीक है। तो दूसरा, जब तक नया व्यक्ति आएगा, नया राज्यपाल आएगा, तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तब लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। वैसे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हटाया भी जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है, पद पर बना रहेगा या 5:40 पर राज्यपाल का पद उसका 5 साल पूरा हो रहा है तो उसके बाद वो पद पर बना रहेगा अथवा नहीं बना रहेगा। इस प्रकार के कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा पर नियुक्त किया जाता है और किसी भी समय राज्यपाल को पद से हटा सकता है राष्ट्रपति है। अधिकतम अवधि 5 वर्ष की है, लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है। और 5 वर्ष के पूरे होने के बाद भी जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाए तब तक वह मतलब पद पर बना रहता है, ठीक है। उसका उत्तराधिकारी जब तक नहीं आ जाता है तब तक वह पद पर बना रहेगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हमने देखा है। अगला प्रश्न है,
किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। ठीक है, परिपाटी के रूप में इस यह कहा गया है कि ऐसी कौन सी विधि है जो संविधान में वर्णित नहीं है। तो पहले तो हम यह देख लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो संविधान में वर्णित है, यानी वर्णित होगी तो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा, यानी वह उत्तर नहीं होगा। तो देखिए, वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, संविधान में वर्णित है, नहीं है। ठीक है, तो यह प्रश्न यह सही हो सकता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक है, त्यागपत्र। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे कि परिपाटी के रूप में पालन किया जा रहा है कि नहीं, कि निम्न सदन का पहला स्टेटमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा संविधान में वर्णित तो नहीं है, लेकिन परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है या नहीं, अभी हम देखेंगे। अभी हम पहला स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातें जो संविधान में वर्णित हैं। दूसरा है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये मंत्रिपरिषद के संदर्भ में संविधान में कहा गया है कि अगर जो मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो यह उत्तर तो नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व, सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो भी सकता है, या देखते हैं। अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कार्य का वहन करेगा। इसमें यह कहा गया है कि अगर जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो क्या लोकसभा अध्यक्ष, संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, लोकसभा अध्यक्ष उनके कार्यों को करेगा, मतलब राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। तो देखो भाई, यह आप तब तक एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक आपको जानकारी नहीं होगी। अनुच्छेद 70 में यह बात कही गई है। जब देखिए, अनुच्छेद 65 में यह कहा गया है कि जब राष्ट्रपति नहीं होगा, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होगा तो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 70 में इस बात को माना गया है कि जब प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं कि उपराष्ट्रपति नहीं होगा, ठीक है, तो उसके कार्यों का दायित्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, याद रखना इसको, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा, सबसे ज़्यादा सीनियर जज, सीनियर मोस्ट जज जो होगा, मोस्ट जज। ठीक है, यह व्यवस्था की गई है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो यह ऑप्शन भी गलत होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ए और सी, इनमें से देखना है कौन सा सही हो सकता है। एक है, वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब पहली चीज़ तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या परिपाटी में इसका पालन किया जा रहा है, तो परिपाटी में भी पालन नहीं किया जा रहा है। वो उच्च सदन का भी सदस्य हो सकता है, जैसे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो लोकसभा इलेक्शन नहीं जीत पाते थे तो उनको राज्यसभा के माध्यम से लाया। ठीक है, वो आसाम की राज्यसभा सीट से चुने गए हैं मनमोहन सिंह। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आपका बचा है, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। तो हाँ, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मंत्रिपरिषद में सभी भागों का प्रतिनिधित्व, जैसे भारत का नक्शा ये है, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के मंत्री इस समय कौन है, वो उत्तर पूर्वी राज्यों के ही कोई सदस्य हैं। इसी प्रकार कुछ मंत्री साउथ से आते हैं, कुछ मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से भी होते हैं, कुछ पंजाब हरियाणा राजस्थान से भी होते हैं। तो लगभग सभी भागों का प्रतिनिधित्व होता है मंत्रिपरिषद में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसका उल्लेख बहुत डिटेल में आगे किया गया है, आप इनमें देख लेना। इसमें अनुच्छेद 65 जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की चर्चा की गई। अगला है अनुच्छेद 70। ठीक है, इसी में कहा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके राष्ट्रपति के कार्यों का करेंगे। मुख्य न्यायाधीश भी अनुपलब्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे। ऐसा एक बार हो भी चुका है, 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया था और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया गया था। तब मुख्य न्यायाधीश कौन था, एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो इस प्रकार की बातें पूछी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये प्रश्न किससे संबंधित है, संसद से संबंधित है, ठीक है, या राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। तो आप राष्ट्रपति के चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इन चीज़ों को कर लेंगे। अगला प्रश्न 5वां है। इसमें आप देखेंगे कि संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। ये कहा गया है कि देखिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, जब लागू किए गए तो बहुत मतलब उसमें कई सारी व्यवस्थाएं लिखी गई होंगी, मतलब हो सकता है सैकड़ों हो या
500 हो, 300 हो, 400 हो, सभी को याद करना तो मुश्किल है नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक आपका काम करेगा, ठीक है। जब सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं और यूपीएससी उसी के बारे में पूछ रहा है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, डरिए मत, क्योंकि किसी को याद नहीं होगा जितने लोग परीक्षा देने गए हैं। इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो आपको डरना नहीं होता है, लॉजिक से काम करना होता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। तो देखिए भाई 30% नहीं, यहाँ पे 1/3 सीटों की बात की गई है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/3 33%, ठीक है। तो पहली चीज़ ये स्टेटमेंट प्रस्तावित नहीं है, ठीक है, एक तो ये हो गया, सही यही होगा। फिर भी हम आगे ऑप्शन देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। तो राज्य वित्त आयोगों का गठन इसीलिए किया ही गया था कि उसके द्वारा पंचायती स्तर पर, ठीक है, पंचायत के स्तर पर वित्तीय सुशासन को सुदृढ़ किया जा सके। तीसरा है, पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संस्थानें हैं। तो भाई ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसा कोई मतलब प्रावधान है नहीं कि 2 से अधिक संस्थानें हैं तो आप पंचायतों के इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आप अपनी पंचायतों में इस चीज़ को देखिए कि जो वहाँ के प्रमुख हैं पंचायतों के, क्या उनके 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको लॉजिक से स्किप कर सकते हैं, मतलब ये भी प्रस्ताव नहीं था, यानी ये भी सही हो सकता है। पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। हाँ, इसका प्रावधान है, कोई भी इलेक्शन भारत में होता है अगर जो वो विघटित हो जाता है तो उसका इलेक्शन मतलब दोबारा इलेक्शन कब तक, कितने समय में होना चाहिए, 6 महीने के अंतर्गत। हाँ, यह हो सकता है कि मान लीजिए 1 से 5 वर्ष इसकी अवधि होती है, 5 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही 7 महीने पहले या 6 महीने पहले अगर जो विघटित हो जाती है तो जो मुख्य चुनाव होंगे उसी के साथ भी इसका चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। तो यूपीएससी ने भी देखिए यहाँ पे गलती कर दिया था। यूपीएससी खुद दूसरों को कंफ्यूज करने के चक्कर में मुझे लग रहा है एग्जामिनर खुद ही कंफ्यूज हो गया। यूपीएससी ने बाद में इन दोनों ऑप्शंस को सही माना था और ये इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। इसमें ए और सी दोनों सही होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और इसकी व्यवस्था व्याख्या डिटेल में की गई है कि 1/3 सीटें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। और आरक्षित सीटें पंचायत में अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर आरक्षित की जाएंगी, ठीक है। और राज्य वित्त आयोगों का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है, ठीक है। और एक और है 2 से अधिक संतानों की अयोग्यता। इसमें कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर कानून बनाए हैं, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ना तो कोई कानून है ना तो 73वें संविधान संशोधन में इस चीज़ को शामिल किया गया था। विघटन होने पर 6 माह में चुनाव, ठीक है। इसका स्पष्ट कार्यकाल होता है 5 वर्ष और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 243(e)(3) में की गई है कि अगर जो पंचायत को विघटित किया जाएगा तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। तो यह इसकी व्याख्या है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, मतलब यह प्रश्न है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो किस प्रकार निर्वाचित किए गए थे। तो पहला है कि लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, प्रांत के लोगों द्वारा। दूसरा है राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ठीक है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो अगर जो आप केवल लॉजिक के आधार पर देखें तो भाई देखो, सरकार उस समय ब्रिटिश सरकार थी और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता के आधार पर तो उनका चुनाव नहीं किया गया था, क्योंकि आप ऐसे सोचिए सभी संवैधानिक विशेषज्ञ थोड़ी थे, लगभग 300 या उससे ऊपर मेंबर थे, जो भी थे, मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, आप देख लेना। फिर भी अगर जो ये सभी संवैधानिक विशेषज्ञ नहीं थे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई उसमें वकील था, ठीक है, कोई राजनीति के क्षेत्र से था, तो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ तो नहीं थे। बहुत सारे लोग ब्रिटेन या विदेशों से पढ़ कर आए थे, फिर भी उनको संविधान की उस समय जो विश्व में प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाएं थी उनकी पूरी जानकारी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो यह तो गलत हो गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, तो भाई रियासतें कहाँ जाएंगी, ठीक है। रियासतों के सदस्यों को भी मौका दिया गया था, ठीक है, रियासतें कहाँ जाएंगी। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया, बी और डी गलत हो गया। अब आगे, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। तो आप देखिए, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जो अभी आप विधानसभा, लोकसभा और पंचायत स्तर पर वोट डालने जाते हैं, क्या ऐसी कोई व्यवस्था उस समय थी? उस समय तो केवल 10% लोगों को ही वोटिंग का अधिकार था। पहले तो वो 2% था, वो बाद में बढ़ के 10% हो गया। उसमें से भी थे कि शिक्षित लोग वोट डालेंगे, जिनके पास इतनी ज़मीन है वही वोट डालेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें थी। तो क्या प्रत्यक्ष
निर्वाचन के द्वारा होगा, तो पहले ये भी गलत हो गया। तो सीधा सीधा मतलब एक लॉजिक के साथ आप आएंगे। नॉलेज तो आप पढ़ के गए हैं, यूपीएससी का पीटी देने गए हैं, तो नॉलेज तो वहाँ पे रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और एलिमिनेट करेंगे इन चारों ऑप्शन में से, तो आप सही उत्तर पे पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा समय देना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। चलिए आगे देखते हैं। इसका यहाँ पे व्याख्या की गई है कि उस समय हाँ कुल सदस्य 389 थे, ठीक है। बाद में भारत विभाजन के बाद 299 बचे थे, उस समय भी 300 के लगभग थे, ठीक है। तो कुछ सदस्य नामित थे, सभी सदस्य नामित नहीं थे, जैसे इसमें बोल दिया ना कांग्रेस द्वारा नामित किए गए थे। नामित तो किए ही नहीं गए थे सारे, कुछ नामित किए गए थे रियासतों द्वारा। तो प्रश्न संख्या 6 से हम 2013 से प्रश्न आरंभ कर रहे हैं। अब देखना कि कैसे रिपीटिशन होता है, ठीक है। अभी आप खुद ही आश्चर्यचकित रह जाओगे। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसमें से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, मतलब वह व्यवस्था कौन सी है, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसको कोई भी सरकार शासन में आती है तो उसको अपने शासन को चलाने में मुख्य रूप से ध्यान में रखती है। तो क्या मूल अधिकारों पर उसका ध्यान होता है, या मूल कर्तव्यों के पालन में उसका ध्यान होता है? मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्यों में होता है, राज्य के निदेशक तत्वों में होता है। तो जब आप पढ़ेंगे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं मूल अधिकार में और राज्य के निदेशक तत्वों में। तो भाई अनुच्छेद 37 यही कहता है कि जो राज्य के निदेशक तत्व हैं इनको किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता, यानी आप इनको लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह शासन के लिए मूलभूत अंग माने जाएंगे, ठीक है। तो जब आप देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 51 और 51A, ठीक है, इनको अच्छे से रट लीजिए। और आपके बहुत सारे प्रश्न, मान लीजिए 10 प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक है, तो कम से कम आप 5 से 6 प्रश्न हल करने की स्थिति में होंगे सिर्फ इतना पढ़कर। और इसको इस तरीके से रटा होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे कि आपको कोई सोते हुए भी जगाकर पूछे कि अनुच्छेद 35 में, 33 में, 32 में, 34 में, 38 में, 40 में, 42 में क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। हम भी एलिमिनेशन टेक्निक तभी लगा पा रहे हैं जब इन चीज़ों को मुझे पता है, ठीक है। देखिए अभी हमने कहा था ना कि रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से हमने देखा है कि 2000 जो राज्य के निदेशक तत्वों से संबंधित प्रश्न 2013, 14, 15, ठीक है, 17, 20, 21 लगभग हर साल पूछ रहा है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो भी हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, उनको क्रम से एकदम याद होना चाहिए। मैंने कहीं आगे लिस्ट दी है, आप उनको देख सकते हैं और एकदम उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसमें देख लीजिए आप कि अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के निदेशक तत्व संविधान के किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे और ये सिद्धांत शासन के मूल तत्व माने जाएंगे, ठीक है। और मूल अधिकारों की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। राज्य के निदेशक तत्व यानी DPSP भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो पहले देख लीजिए कि कौन सा सही पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, ऐसा देख रहा है, मतलब प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, यानी राज्यसभा को सिरे से खारिज कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि क्या कोई संशोधन संविधान में करना है तो क्या केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है, या ऐसा कोई बिल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, या संविधान संशोधन से संबंधित बिल राज्यसभा में भी लाया जाएगा। अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और हमने पहले ही व्याख्या में देखा है कि बहुत सारे संविधान संशोधन होते हैं जो संघीय व्यवस्था से संबंधित होते हैं, उनमें राज्यों की बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब भूमिका होती है, ठीक है। तो उनके अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि केवल लोकसभा में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल, और इन चीज़ों में एक्सट्रीम शब्द को हटा दो तो गलत हो सकता है स्टेटमेंट, और यूपीएससी उसको आप गलत मान के चल सकते हैं। हालांकि उनका तथ्य यहाँ पे तर्क सही है, लेकिन सभी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। अभी हम बहुत सारे पर्यावरण के और साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये लॉजिक भी कहीं कहीं काम करता है, कहीं नहीं काम करता है। तो नॉलेज बेस्ड लॉजिक जब आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा है, ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो आप देखिए, अभी हम देख चुके हैं पिछली
पहले ये दूसरा प्रश्न था शायद, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान संशोधन, कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसमें कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे हमने जीएसटी की बात की थी, जीएसटी जब लागू किया गया तो आधे या उससे अधिक राज्यों ने जब उसका अनुमोदन कर दिया तो पूरे देश में उस संविधान मतलब जीएसटी लागू हो गया था। यहाँ पे क्या रहा है, सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो भाई सभी राज्यों की आवश्यकता नहीं होती, कम से कम मतलब कम से कम आधे राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता होती, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा मतलब ये लॉजिक से भी काम कर सकता था। और उस समय 2013 का प्रश्न है, तो वो एक्सट्रीम वर्ड एलिमिनेशन की जो टेक्निक होती है कि जो कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स पूछे जाते हैं, सभी, केवल, ठीक है, ऐसे वाक्यों को आप गलत मान सकते हैं। तो उसको अप्लाई करते हुए भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ना तो एक और ना ही दो, तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे 42वां संविधान संशोधन राज्यसभा में पेश किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो इतना बड़ा संविधान संशोधन है, जिसके थ्रू उद्देशिका में परिवर्तन किया गया, मूल कर्तव्यों को लाया गया, वो कहाँ आया था, राज्यसभा में आया था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित कुछ विशिष्ट संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक होता है, सभी राज्यों का समर्थन आवश्यक नहीं है, अनुच्छेद 368(2). तो ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जो हमने प्रश्न संख्या 2 की थी उसके अकॉर्डिंग ही है कुछ ना कुछ। तो अगर जो आप वहाँ की व्याख्या अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस प्रश्न को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। देखिए, प्रश्न जो संख्या हमने 1 की थी, ठीक है, हमने बताया था ना, रिपीट हुआ है, सीधा प्रश्न रिपीट हुआ है। बस यहाँ पे वहाँ राज्यपाल सम्मेलन था, उसको हटा दिया है, और अंतर्राज्यीय परिषदों को हटा दिया है। राज्यपाल सम्मेलन को हटाकर योजना आयोग ले आया है, ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषदों को हटा दिया गया है। अब देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद हमने देख लिया, वो संविधान में उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का भी संविधान में उल्लेख नहीं है। ये दोनों का कार्यकारी आदेश के द्वारा गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद जो 1956 के एक्ट के थ्रू क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों संविधान का पार्ट नहीं है, तो हम इनको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, रिपीट है क्वेश्चन, मतलब हम इसी चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि देखिए 1995 का प्रश्न 2013 में रिपीट हुआ है। और जब आप इन चीज़ों को करेंगे PYQ, तो आप देखेंगे कि 40, मतलब मैं कई बार दावे के साथ कहने की स्थिति में होता हूँ कि 35 से 40 प्रश्न आप सिर्फ इसी से करने के में सक्षम हो जाएंगे जब आप अच्छे से PYQ का एनालिसिस कर लेंगे। और भाई कट ऑफ कितनी जा रही है आप देख लो। ठीक है, 45 क्वेश्चन जा रही है मैक्सिमम। इस बार शायद जो लोग दावा कर रहे हैं हो सकता है 50 चली जाए, लेकिन 50 से ऊपर जाएगी तो UPSC बहुत ईजी पेपर बनाएगा। फिर आप तैयारी करके जाएंगे तो आपका क्लियर होना ही होना है। लेकिन PYQs केवल एनालिसिस करके जाएंगे, ठीक है, तो आप मेरिट हाई जाएगी फिर भी अच्छा करके आएंगे, क्योंकि फिर UPSC भी बहुत ऐसा नहीं करेगा कि अपनी दायरे से बाहर जाए। ठीक है, वो ईजी कर सकता। देखिए UPSC क्या करता है, मॉडरेट पेपर कैसा बनाता है, मॉडरेट बनाता है पेपर। कई बार क्या करता है, 10% ईजी कर देता है, ठीक है, इसको सरल बना देता है, ईजी कर देता है, या फिर 10% टफ बना देता है। प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, जब 10% टफ कर देता तो सारे रोने लगते हैं कि भाई यार मैं क्या करूं, अब तो इस बार ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया मेरा, तो अब अंतिम अटेम्प्ट था, मैं तो अब मतलब मेरा शादी होनी थी, मेरा विवाह होना था, गर्लफ्रेंड ने बोल दिया है कि अब शादी नहीं करेंगे, तुम्हारे PT क्वालिफाई नहीं हो रहा है 10 साल से। तो ये समस्याएं आती हैं। ठीक है, इजी बना देता है तो उसी में खुश हो जाते हैं कि इस बार तो मैं मेंस लिखूंगा, हाँ गर्लफ्रेंड ने बोला 1 साल और रुक जाएंगे अब तो आपको मतलब थोड़ा सा ना इस लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा। और जब देखिए 20 साल का मूल्यांकन तो करके जाइए ही, और मैं जब 35 साल का कह रहा हूँ तो आप देखेंगे उसका भी लाभ मिलेगा किसी न किसी रूप में। तो जब इतने सारे प्रश्नों का एनालिसिस करके जाएंगे तो केवल करंट अफेयर्स बचेगा जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और कोई भी एक मैगज़ीन पकड़ लीजिए, अभी जून चल रहा है ना, तो जुलाई से लेकर अगले मई तक कोई भी एक मैगज़ीन में तो मतलब उसके मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं विज़न पढ़ता था और उससे चीज़ें हो जाती थी। देखिए, या तो 365 पढ़ लीजिए, सारे पढ़ते हैं, या तो मंथली मैगज़ीन पढ़ लीजिए। मंथली पढ़ेंगे तो बाद में प्रेशर कम होगा और रिवाइज़ करने में आसानी होगी। तो मंथली मैगज़ीन आती है, हिंदी की थोड़ा सा लेट आती है, तो आप एक मैगज़ीन को पढ़ने के बाद उसको 3-4 बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं अगली मैगज़ीन आने तक। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी अभी से सीरियस होकर बनाएंगे ना, तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए इसमें बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 की व्याख्या देखें
और हम जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं या किसी टॉपिक से आ रहे हैं, हम उनकी एक बार व्याख्या दे चुके हैं तो दोबारा व्याख्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, जिससे आप दोबारा वहाँ जाएंगे तो पढ़कर दोबारा मतलब आपको फील आएगा कि हाँ यार ये प्रश्न तो रिपीट, अभी हम फिर से वही चीज़ यहाँ पे लिख दें तो आप वापस जाएंगे ही नहीं उन क्वेश्चंस पे जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न करते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको उसके बाद क्या पढ़ना है, कौन सा कथन सही है। कई बार यहीं पे लोग गलत पढ़ लेते हैं, पूछ लेता है कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ के आते हैं कौन सा कथन सही है, फिर गलत भी टिक करके आ जाते हैं, फिर बाद में रोते हैं, कहते हैं अरे ये मोरी मैया ये क्या हो गया। ठीक है, तो आपको इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। चलिए स्टेटमेंट देते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है। फिर से राष्ट्रीय विकास परिषद उछाल दिया। देखिए 2013 से पहले योजना आयोग और राष्ट्रीय परिषद यूपीएससी के फेवरेट पार्ट थे। 2015 से पहले फिर नरेंद्र मोदी सरकार आ गई, कहे रुको आप यूपीएससी के बच्चों को परेशान करते हो, थोड़ा नीति आयोग से बार बार पूछो। अब देखो 2015 के बाद नीति आयोग से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये देखो ये गवर्निंग बॉडी हैं जो योजनाओं का निर्माण कर रही हैं, पूरे देश का प्रशासन, पूरे देश की शासन व्यवस्था इनसे प्रभावित है, इसलिए बार बार यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो 2015 से पहले नीति आयोग योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से प्रश्न आते थे। 2015 के बाद आप देखेंगे कि नीति आयोग से कई बार प्रश्न आए हैं। आर्थिक तो एक अंग है क्या, यह पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, समवर्ती सूची मतलब दोनों इससे संबंधित नीतियां बना सकते हैं, राज्य और केंद्र और सरकार। ठीक है, और राज्य सरकार। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो भाई 73वां संविधान संशोधन जो आया था वो इसीलिए आया था। देखिए फिर से हम वहीं पे घूम रहे हैं, 73वें 74वें संविधान संशोधन पे, जिनकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाया गया था कि पहले क्या थी, प्लानिंग की जो नीति निर्माण की जो योजना थी या उसका जो स्वरूप था वो कैसा था, वो टॉप टू बॉटम था। ठीक है, ऊपर से नीतियों का निर्माण कर दिया गया सेंटर से या स्टेट से, और पंचायतों पर उसको लागू किया गया। अभी जो पंचायती राज व्यवस्था लाई गई वो किस लिए की गई कि आप बॉटम टू टॉप है। ठीक है, पहले ये डायरेक्शन था, अब ये डायरेक्शन हो गया है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, ऊपर से फंड दिया जाएगा पंचायतों को अपने विकास के लिए। ठीक है, तो आप देखिए भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। आप कंफ्यूज होंगे अब, क्योंकि आप मार के आएंगे 1 2 3 सभी, क्योंकि आपको लगता है राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है। भाई राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, लेकिन दोनों अलग बॉडी हैं। जब अब तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब इस प्रश्न का बहुत मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए दोनों अलग बॉडी थी। ठीक है, ये इसका अंग नहीं थी। इसका गठन हुआ था योजना आयोग 1950, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। ठीक है, तो ये योजना आयोग का अंग नहीं थी, दोनों पैरेलल काम करते थे। ठीक है, तो यह प्रश्न 1995 2013 में रिपीट हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पे एक थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि हाँ 73वां जो अनुच्छेद 243G है 73वां संविधान संशोधन के तहत, उसमें योजना निर्माण को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय मतलब पंचायतों के लिए या पंचायतों द्वारा यह कार्य किए जाएंगे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 243G। ठीक है, समवर्ती सूची 7वीं सूची की एंट्री 20 में आर्थिक और सामाजिक योजना को शामिल किया गया है या समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। एनडीसी एक संविधानेतर सलाहकार निकाय थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, और दोनों अलग अलग निकाय थे। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने अभी बताया था ना, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 और 51A तक चीज़ें रटी होनी चाहिए आपकी। अगर जो रटी नहीं होंगी प्लस उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका अनुसूची। ठीक है, उद्देशिका अनुसूची भाग, संविधान के भाग। ठीक है, इन चीज़ों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब आपको देखिए, अभी हम आगे दिखाएंगे आपको उद्देशिका और मूल अधिकार। क्या मूल अधिकारों में आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक अधिकारों की बात की गई है, न्याय की बात तो वहाँ पे जो 19वां है उसमें ये कहा गया है कि आप कोई भी अपनी वृत्ति अपना सकते हैं। ठीक है,
कहीं पर भारत में भ्रमण कर सकते हैं, कोई भी रोज़गार कर सकते हैं, इन चीज़ों की बात की गई है। लेकिन आर्थिक न्याय गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा ऐसा मूल अधिकारों में नहीं कहा गया है। ठीक है, एक और है 16वां, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य न्याय करेगा जब भी सरकारी नियुक्तियां या ऐसा कुछ करता है तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग, धर्म, जाति, निवास स्थान के आधार पर। ठीक है, अगला है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति, तो हमने देखा मूल अधिकार तो गलत है तो यहाँ पे कट गया, उपरोक्त में से कोई नहीं तो ये भी कट गया। तो ठीक है, तो केवल मूल अधिकार को आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार में आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई। मूल अधिकार मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकार हैं। ठीक है, राजनीतिक अधिकार हैं, वो आर्थिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगी। जब आप राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे तो राज्य के निर्देशक तत्व आगे देख लेते हैं। चलिए इसकी व्याख्या ही सीधे आपको दिखाते हैं। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए आर्थिक न्याय की यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, तो न्याय उद्देशिका तो ठीक हो गई। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 1 2 3 4 5। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2। ठीक है, और इन सब में राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, इसको आत्मार्पित किया गया। चलिए इसको पूरा याद होना चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को जैसे राष्ट्रीय गान हमें याद है ना, जनगण मन अधिनायक जय हो, उस तरीके से आपको उद्देशिका याद होनी चाहिए। बहुत बार प्रश्न बनता है। अब इसमें से ये प्रश्न बन जाएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसमें कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जो बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन, तो पहली चीज़ तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द ऐसे हैं। ठीक है, इसको हम पेन चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता। इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मतलब ऐसे देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमने देखा है कि आर्थिक न्याय की बात उद्देशिका में की गई है, और यहाँ पे उद्देशिका के बारे में कुछ और दिया गया है। ये देखिए 3 शब्द ये जोड़े गए थे, प्रयुक्त शब्दों का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद 38 और 39 बी और सी, ये सीधे आर्थिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी आर्थिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है मूल अधिकारों में, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषय को उपबंध है? हमने अभी क्या कहा था, अनुसूचियाँ याद होनी चाहिए। जब सीधे याद होंगी, मान लीजिए यहाँ पे है पहली अनुसूची में क्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। एकदम याद कर लीजिए। याद कैसे करना है? बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही वो ध्यान में आएगा कि 11वीं में क्या है, 12वीं में क्या है। 11वीं 12वीं तो 73वें 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून है। 5वीं 6ठी में देखिए इन सब का देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान है ना, नहीं, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार है दूसरी में। 5वीं 6ठी में क्या है, ये अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, 6ठी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अनुसूचियाँ याद होनी चाहिए। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया? बार बार प्रश्न आ रहा है, रिपीट हो रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, जब आप राज्य के निर्देशक तत्वों मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पूरा याद कर लेंगे ना, तब आपको एकदम ये सब प्रश्न मतलब देख के टिक मारने वाले हैं। इनमें एकदम ऐसे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं 2013, 14, 15, 17, 20, 21, लगभग हर साल प्रश्न राज्य के निर्देशक तत्वों से आ रहा है। जिस साल डायरेक्ट नहीं आ रहा है उस साल कहीं ना कहीं घुमा के दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगली लिस्ट हमने दे दी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। लिस्ट एक उस क्लासिफाइड तरीके से है। इनको 3 रूप में क्लासिफाई किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। सामाजिक और आर्थिक कल्याण से संबंधित तत्व, तो ये देख लेने हैं कौन से इससे संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछ सकता है, या राज्यों में पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधीवादी तत्व इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है उदारवादी और आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, उदारवादी आधुनिक सिद्धांत के तहत 51, ये देखिए जो अनुच्छेद 51 है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, तो यही आपका पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृद्धि का उल्लेख कहाँ है?
2014 का प्रश्न है, इतनी बार रिपीट हुआ, राज्य के निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, अब कुछ DPSP 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे, इनको याद कर लेना है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। 39 से 43 से, ये पीसेस में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, 43 से 48 है और 39F, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, अभी हमने देखा है 5वीं 6ठी, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, और 6ठी 5वीं और 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों यानी जनजातीय क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित हैं दोनों अनुसूचियाँ। तो क्या राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण से हैं? नहीं है। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों, ये तो 11वीं 12वीं ही, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। भाई ये मतलब UPSC इतने दूर दूर के ऑप्शन दे रहा है कि आप आँख बंद करके मार के आओगे, मतलब टिक करके आओगे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ये ऑप्शन होगा अनुसूची कौन सी है? अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। फिर 15, 18 अनुसूची से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, 15, 18, 19, 22, 23, 24। ठीक है, लगातार प्रश्न आ रहे हैं भाई, आप इनको पढ़ो ना। और अभी भी मतलब केवल 1-2 प्रश्न में राष्ट्रपति और संसद में गया है, अभी भी बार बार वही अनुसूची, उद्देशिका, राज्य के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक ही आपको UPSC पूछने की कोशिश कर रहा है। यानी हम जो 25 शुरू के प्रश्न देख रहे हैं उनमें ये आगे भी ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगे हम और देखेंगे जब कल दूसरा वीडियो आएगा या नेक्स्ट टाइम दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भाई अगर जो ये प्रश्न भी आपका गलत हो रहा है ना, आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिवालय मार के आ रहे हैं। देखो अभिरक्षा कौन करेगा? जो राजनीतिक नहीं होगा वही अभिरक्षा कर सकता है। आप लॉजिक लगाइए, राजनीतिक होगा तो क्या हुआ? मान लीजिए बसपा गवर्नमेंट आ गई, वो कहेगी नहीं सबके अधिकार ख़त्म करो, SC ST के अधिकारों को ही दो। ठीक है, BJP गवर्नमेंट आ गई या कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई जो हिंदुओं के हितों को बढ़ावा दे रही है या मुस्लिमों के हितों को बढ़ावा दे रही है, या कोई अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की गवर्नमेंट सेंटर में बन गया, कोई ऐसी पार्टी बन गई उत्तर पूर्वी राज्यों के जो बोल देगी कि नहीं सभी राज्यों में अब कब्जा करा दो भाई उत्तर पूर्वी लोगों का। ऐसा नहीं होगा, मैं मजाक में कह रहा हूँ। फिर भी जो लोग स्थायी नहीं हैं, ठीक है, सरकार में हैं, वो स्थायी नहीं है, वो लोग संविधान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अभिरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो उसकी अभिरक्षा कौन करेगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और इस संदर्भ में केशवानंद भारती केस 1973 बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 में आ चुके हैं। तो 16वां प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा प्रावधान है जो भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की किस में बात की गई है? तो हम उद्देशिका में देख चुके हैं। तो भाई उद्देशिका में मतलब संविधान को अपनाया गया था, ऐसा बताया गया था कि देश की अखंडता को सुनिश्चित करते हुए हम संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, राज्य के निर्देशक तत्वों में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, और मूल अधिकारों में भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है। मूल कर्तव्य आपको 1 से 11 तक मूल अधिकार हैं, वो रटे होने चाहिए। जैसे इसमें आरंभ में जब 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया 1976 में, तब 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 11वां क्या था? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना। तो याद रखना है 6 से 14 वर्ष की बच्चों की प्रावधान है। कई बार 7 से 14 या 7 से 15 पूछ लेता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहली चीज़, यह जो प्रावधान है ये भारत की एक संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। यह प्रावधान किस में है, किस नंबर पे है? मूल कर्तव्य नंबर 3। तो ये क्रम से आपको याद होने चाहिए। क्रम से नहीं भी याद करेंगे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इन मूल कर्तव्यों में क्या है, क्या बात कही गई है, क्या बात नहीं कही गई है। और अगर जो आप राज्य के निर्देशक तत्व मूल अधिकार को टिक करके आ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छे से पढ़िए, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, रिवीजन करिए बार बार। 2015, 12, 15, 17 और 20 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं मूल कर्तव्यों से संबंधित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें? अभी हम बार बार देख रहे हैं आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य, ये सब किसमें? राज्य के निर्देशक तत्वों में है भाई, उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता और समता की बात की गई है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य कौन स्थापित करेगा? शासन करेगा। शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मूल अधिकार मार के नहीं आना। 7वीं अनुसूची में विषयों का आवंटन किया गया है संघ, राज्य और समवर्ती सूची में।
ठीक है। उद्देशिका संविधान का एक छोटा प्रारूप है जिसमें सारी बातें कल्याणकारी राज्य की नहीं की गई हैं। जब आप अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे राज्य के निर्देशक तत्वों को, तो आपको लगेगा कि हर एक चीज़ बहुत वैलिड रूप में लिखी गई है, और जो भी सरकार आती है तो जो भी नीतियाँ बनाती है उनमें से इन्हीं अनुच्छेद 36 से 51 के आसपास उसकी नीतियाँ मतलब होती हैं। कोई ना कोई इन्हीं में से ऐसा प्रावधान होता है जिसको पालन करने का सरकार प्रयास कर रही होती है। तो देखिए फिर से कल्याण, अब देखिए 13, 14, 15, 17, 20, 21 हम पीछे भी देख चुके थे, ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो हम 15 यहाँ तक आ गए हैं, 15 पे भी, 17, 20, 21 में भी हम देखेंगे। ठीक है। तो राज्य की निर्देशकता तो अच्छे से पढ़ने, व्याख्या प्रश्न संख्या पीछे जाके 13 की व्याख्या देखें, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर से निर्देशक तत्व, अब देखिए आप कहेंगे यूपीएससी मेरे साथ मजाक कर रहा है क्योंकि बार बार वही टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में फिर पूछा गया। ठीक है। 15 में 2 प्रश्न आए, एक ये भी 15 में राज्य के निर्देशक तत्वों से संबंधित था, एक ये भी है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। हाँ भाई, हर मतलब अनुच्छेद 37 यही कहता है कि शासन के मूलभूत अंग हैं। ठीक है। और जितने भी 36 से 51 तक आप देखेंगे इनका संबंध कहीं ना कहीं से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है, तो एक रूप में वो व्याख्या ही कर रहे हैं। ठीक है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भाई आप इनको लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, या प्रावधान किया गया। सरकार चाहेगी अपने अकॉर्डिंग इनमें से थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आपको लाभ देती रहेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। ए और 1 और 2 बोथ। तो आप देखिए फिर से आप प्रश्न संख्या 13 पे जाइए, पढ़िए, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो अब तक पूछी गई है। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 2016 का प्रश्न है। देखिए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें अवसान पर व्यापकत हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया लोकसभा के विघटन पर व्यापकत नहीं होगा। इसमें से 2 स्टेटमेंट हैं। जब ये संसद की प्रक्रिया आप समझेंगे, संसद वाला चैप्टर में बार बार वही रिपीट हो रहा है। संसद से ये तीसरा प्रश्न है शायद अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं। तो सीधे हम देख लेते हैं, मैंने इनको कैटेगराइज किया है। ऐसे विधेयक जो लैप्स होने वाले हैं, तो लैप्स होने वाले विधेयक कौन से हैं? जो लोकसभा में लंबित हैं, व्यपगत हो जाते हैं, लोकसभा द्वारा पारित हैं लेकिन राज्यसभा में लंबित हैं, तो वो एक ही बात हुई लगभग। तो राज्यसभा में लंबित हैं वो भी लैप्स हो जाएंगे। जो लैप्स नहीं होंगे, राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा में पारित, मतलब अगर जो उल्टी प्रक्रिया चल रही है कि कोई ऐसा विधेयक आया है जो राज्यसभा में पहले रखा गया था, वो वहाँ से पारित हो गया लेकिन लोकसभा का 17वां अवसान चल रहा, तो वो व्यापगत नहीं होगा। ठीक है। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति, एक सेकंड, ठीक है, 17वां अवसान, दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक भी लैप्स नहीं होगा। असहमति के कारण राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा की और लोकसभा का विघटन होने से पहले कर दी है ऐसी घोषणा, तो भी वह लैप्स नहीं होगा। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, तो भी लैप्स नहीं होगा। एक चीज़ याद रखनी है कि 17वां अवसान से कोई विधेयक लैप्स नहीं होता है, अतः एक कथन एक गलत है। ठीक है। इसमें 17वां अवसान की बात की गई है। 2 बातें हैं, 17वां अवसान और लोकसभा का विघटन। तो 17वां अवसान कब होता है? 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और बजट सत्र। शीत, ग्रीष्म या मानसूनकालीन, ठीक है, मानसून और बजट। ठीक है। तो 17वां अवसान मतलब एक समाप्त हो गया, इसका टाइम पीरियड चला गया, अब दूसरे के लिए हम वेट करेंगे, तो ये 17वां अवसान है। इस टाइम को विघटन कब होता है? जब लोकसभा समाप्त हो जाती है, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है, सरकार गिर गई है, तो विघटन की स्थिति में। ठीक है। तो 17वां अवसान पर तो कोई विधेयक लैप्स होता ही नहीं है, आपको इतना याद रखना है। तो 17वां अवसान पर कोई, क्योंकि एक बार पारित हो गया, अब दोबारा भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ना अगर जो लैप्स हो जाएगा, तो ये फालतू में सरकार वही है और सारी प्रक्रिया दोबारा पालन करनी पड़ेगी ना, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। वैसे भी इतनी लंबी लंबी डिबेट्स होती हैं कि एक विधेयक को पारित कराने में इतना लंबा समय लगता है, तो संसद का बहुत अधिक समय व्यर्थ कार्यों में चला जाएगा। इसलिए 17वां अवसान में कोई भी विधेयक क्या होता है कि वो लैप्स नहीं होता है, एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है। चलिए आपको इसको डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न पे 20वें प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न, राष्ट्र हित में भारत की संसद राजसूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि इसके लिए संकल्प। अब इसमें देखिए, ठीक है, हम इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित प्रश्न है। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए।
लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। देखो भाई, इसमें प्रश्न पूछ रहा है राजसूची के विषय पर, और यहाँ पे 2 में चर्चा की गई है लोकसभा द्वारा, ठीक है। तो क्या राज्य उसमें शामिल नहीं होंगे जब राजसूची के विषय पर? अभी हमने देखा था कि ऐसा कोई विषय जो संसद की संघीय व्यवस्था से संबंधित है या राज्यों के हितों से संबंधित है, तो उसमें जब भी उसमें कोई संशोधन विधेयक आएगा तो उसमें राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गए। अब आगे आइए, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित किया जाए या राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थिति में मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। देखिए भाई, ये संविधान संशोधन की बात की गई है राजसूची के विषयों पर, और राजसूची के विषयों में ये संविधान संशोधन के तहत आता है, अनुच्छेद 368 के तहत। इसलिए इसमें क्या होगा कि राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, तभी इसको तभी संसद मतलब लोकसभा उस पर मतलब संसद उस पर अपना पूरा विधिक अधिकार प्राप्त कर लेती है, ठीक है, राजसूची के संदर्भ में। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें सी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ साधारण बहुमत की बात की गई है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, भारत का अनुच्छेद 249 राज्यसभा यह घोषणा करती है कि यदि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद को राजसूची के किसी विषय पर विधि बनाने की अधिकारिता प्राप्त हो जाती है। यह संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक है कि राज्यसभा अपने उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सॉरी, मैंने अभी 368 का जिक्र किया था, वो गलती से हुआ था, उसको इग्नोर करते हुए आप बढ़िए। 368 का रोल यहाँ नहीं होता, अनुच्छेद 249 की बात की गई है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका? फिर से उद्देशिका। अब आप क्या करें, इन प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, आप लोग कर लेंगे या फिर करते हैं? चलिए देख लेते हैं, जब 21 प्रश्न पे आ गए हैं। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो हमने देखा था कि 5 टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, ठीक है, धर्म, कुछ ऐसा था ना। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय की बात की गई थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बी इसमें सही होगा, यही उद्देशिका में नहीं समाविष्ट है। बाकी सारी चीज़ें हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई। अगर जो ये प्रश्न इस टाइप का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है तो आपको मैंने क्या कहा, प्रस्तावना याद होनी चाहिए। अगर जो आप केवल पढ़ रहे हैं और आपको कोई ये कह रहा है कि फैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। भाई, फैक्ट पूछे जाते हैं, आपको बार बार देखना पड़ेगा। बहुत डीप फैक्ट नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे फैक्ट आते हैं जो बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी बताया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख सीधे तौर पर भारतीय संविधान के नीति निषेध तत्वों में नहीं है, लेकिन डीपीएस में कुछ ऐसे प्रावधान हैं। कौन से? अनुच्छेद 39, 41, 43, ठीक है। उद्देशिका में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, आर्थिक स्वतंत्रता शब्द उद्देशिका में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, इसको आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखिए, उद्देशिका के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है कि बेरूबाड़ी मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती केस में 1973 में कहा संविधान का अंग है परंतु प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब जस्टिसेबल नहीं है। 42वें संविधान संशोधन में कहा कि समाजवादी, मतलब 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये हमने अभी देखा था, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न करते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? तो भाई अब देख लीजिए, अब आप इन तीनों में से क्या करके आएंगे? जो मेन चीज़ है पूरे संविधान को प्रतिबिंबित करती है वो क्या है? उद्देशिका है, सिंपल सी चीज़ है। इसमें मूल अधिकार, कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है? मूल कर्तव्य तो लास्ट में ही जोड़े गए थे, तो ये तो थे ही नहीं जब संविधान बना था, ठीक है। और राज्य के नीति निषेध तत्व ये शासन के लिए प्रमुख सिद्धांत हैं। मूल अधिकार ये नागरिकों के राजनीतिक अधिकार हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे देखिए ना, मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। ये इस टाइप के प्रश्न भाई गलत नहीं होने चाहिए। अब देखिए बार बार वहीं से प्रश्न घूम के आ रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। यूपीएससी से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल कोई है नहीं। सच बात तो ये है, बस उसको डिकोड करना सीख जाइए। डिकोड करना है यूपीएससी को शांत रहते हुए, ठीक है। इसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने में सक्षम होंगे,
ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि मूल अधिकारों की क्या बात है, राजनीतिक तत्वों की क्या बात है। हम पीछे भी चर्चाएं कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है और राज्य के नीति निषेध तत्वों को नवीन विशेषताएं अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। ठीक है, डीपीएसपी को अम्बेडकर ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की नोवेल फीचर्स हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। 23 प्रश्न है, 3 प्रश्न बचे हैं, इनको कर लेते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो भाई आपको वो मोटे मोटे जो 6 अधिकार हैं ना, उनको तो पता होना चाहिए आपको। तो ये 6 अधिकार कौन से हैं? समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद होना चाहिए। और समता के अधिकार में कौन से अनुच्छेद आते हैं? देखिए, समता, एक सेकंड पेन ले लेते हैं जल्दी से। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, स्वतंत्रता 19 से 22। इसी में जीवन का अधिकार और अलग अलग चीज़ें आती हैं। 1, 2, 3 है शोषण के विरुद्ध, जो प्रश्न में पूछा गया है, अनुच्छेद 23, 24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है 25 से 28 में। और 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा, 29-30। अब लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार, इसकी किस में बात की गई है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो अब आप देख लो इसमें, देखिए मानव देह व्यापार, ठीक है, ये है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18। तो भाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों, धार्मिक स्वतंत्रता की कहाँ पे बातें हैं? अल्पसंख्यकों की बात इसमें की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति एवं शिक्षा में। कारखानों खदानों में बच्चों का निषेध, ये भी इसी में आएगा। तो कन्फ्यूजन या अस्पृश्यता उन्मूलन में अगर जो आपको ये नहीं पता है कि समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 18 है, तो आप क्या करके आएंगे? 1, 2, 4 पहला ऑप्शन टिक करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें केवल 1 और 4 सही होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, अस्पृश्यता उन्मूलन आता है अनुच्छेद 18 में समता के अधिकार के तहत। बाकी चीज़ें आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को डिटेल में दिया गया है, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम तेज़ी से करते हैं। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? फिर देखिए, अधिकार, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्या राज्य ऐसा कोई दावा कर सकता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरे अधिकारों का हनन किया है? क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ जा सकती है? व्यक्ति जा सकता है कोई? तो ये स्टेटमेंट इसने उल्टा कर दिया है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं हैं। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ठीक है, तो राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, यानी यह जरूरी नहीं है। अब ब्रिटेन का देखिए, ये सार्वभौमिक प्रश्न है, आप भारत को ही ध्यान में रख के मत सॉल्व करिएगा। ब्रिटेन के नागरिकों के भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन उनका संविधान अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं संविधान में समाविष्ट ही होंगे तभी वो अधिकार कहलाएंगे, अलिखित भी हो सकते हैं, लेकिन वो सार्वभौमिक नेचुरल संविधान, जो नेचुरल राइट्स होते हैं उनके तहत भी आ सकते हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, अधिकार जो हैं राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। पहले का अपोजिट कर दिया है, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो उस समय राजा रजवाड़ों के समय होता था कि कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए थे, राजा और उनके परिवार और रिश्तेदारों को, और बाकी जनता बेवकूफ़ थी, उनको केवल काम करवाते थे वो लोग। ठीक है, बेवकूफ़ नहीं थी, मतलब ये शब्द मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए, फिर भी आप कह सकते हैं कि उस समय कुछ लोगों का ज़्यादा अधिकार थे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अधिकारों से संबंधित प्रश्न कितनी बार रिपीट हुए हैं। अब आप मुझसे मत कहना यूपीएससी प्रेडिक्ट की जा सकती है, आप डिकोड करना सीखिए। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? कौन सा सही है ये देखना है इनमें से। मूल कर्तव्य, देखिए फिर मूल कर्तव्यों से प्रश्न आ गया है।
इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या भैया, कोई विधायी प्रक्रिया दी गई? हम उतनी देर से पढ़ रहे हैं कि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, मूल कर्तव्य हुए, उद्देशिका हुई और नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। ये एक चीज़ ध्यान रखना, केवल मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, ये वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। विधिक कर्तव्य कौन से हैं भाई? विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है। ठीक है, ये स्वतंत्र हैं, मूल कर्तव्य स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसलिए इसमें ना तो एक होगा ना ही दो होंगे, यही आंसर है ना। हाँ, प्रश्न 16 की व्याख्या एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। जब इसमें बोला गया है प्रश्न 16 की व्याख्या देखो, तो वहाँ से हम क्लियर कर लेंगे। प्रश्न 16 कहाँ पे था? पेज नंबर शायद देखिए, मूल कर्तव्यों की चर्चा यहाँ पे की गई है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। वहाँ विधिक दायित्व की बात कर रहा है, ये नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व में, विधिक दायित्व नहीं है। ठीक है, और नागरिक समाज का निर्माण, जिम्मेदार नागरिक समाज का निर्माण करना है। ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। मतलब कोई अमेरिकन यहाँ पे सड़क गंदी कर रहा है, भारत का झंडा फाड़ रहा है, तो उसको दूसरे कानूनों के तहत सज़ा हो सकती है, लेकिन नागरिक मूल कर्तव्यों को उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा नागरिक नहीं है। मूल कर्तव्य किस लिए हैं? वो केवल नागरिकों पर लागू होंगे। ठीक है, तो ये बातें अभी जल्दी से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे आज का सभी प्रश्न विश्लेषित हो गए हैं। चलिए, आपसे क्या समझ में आया है? ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक और 51A मूल कर्तव्य वाला जो पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ उद्देशिका, ठीक है, इसके साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, फंडामेंटल राइट तो इसी में आ गए, DPSP तो भी इसी में आ गया। चलिए, इसको यहाँ से हटाते हैं। उद्देशिका, भाग, संविधान के जो भाग हैं, अनुसूची, ठीक है, अनुसूचियाँ, और कुछ जो अब तक के प्रश्नों में जो चैप्टर महत्वपूर्ण लगे हैं वो हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से कोई प्रश्न डायरेक्ट आया नहीं है। ठीक है, फिर भी आप इसको तैयार करना। संसद, केंद्र राज्य संबंध और न्यायपालिका। इन चैप्टर्स को आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद भटकिए कहीं दूसरी जगहों पे। ठीक है, इसमें अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, इनके चैप्टर्स भी आप एक बार देख लेना। देखिए, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति अपने आप वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो CM, लगभग अनुच्छेद या कुछ ऐसी चीज़ें बदली होंगी, लेकिन उनकी उनके दायित्व और शक्तियाँ लगभग सेंटर और राज्यों के लिए अलग अलग हैं, लेकिन वो समान है। ठीक है, इसी प्रकार जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे लगभग मतलब वो चीज़ें आप देख लेंगे कि किस प्रकार से हैं। संसद की कार्यप्रणाली को समझना होगा और केंद्र राज्य संबंधों को देखना पड़ेगा। न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को पढ़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। PYQ से आज एक चीज़ समझ में आई होगी कि क्वेश्चन UPSC रिपीट करता है। अगर जो डायरेक्ट रिपीट नहीं करता तो टॉपिक से रिपीट करते हैं, तो हमें कुछ टॉपिक्स को सिलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आगे वेट करिए, हम आपको इन चीज़ों को प्रोवाइड करा देंगे। अगले धीरे धीरे सारे वीडियोज़ हम लाएंगे। अब एक बार क्रम स्टार्ट हो गया है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो भी सुझाव हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारा कोई यूट्यूब पे भी अनुभव नहीं है। एटलीस्ट आप क्या करिए, ये डिज़ाइन अपने आप क्रिएट हो जाती है। आप क्या करिए कि हमें सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या हम चेंज कर सकते हैं। कहीं पे वॉइस में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, समझाने का तरीका थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। देखिए, बहुत डिटेल में करेंगे तो हमारे साथ समस्या होगी कि हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए भी बोरिंग होगा। अभी 1 घंटा 15 मिनट के आसपास समय हो रहा है, तो अगर जो आप स्पीड 2 में लगा लेते हैं, 1.5 में लगा लेते हैं, तो 40 मिनट से पहले ही आप वीडियो को देख लेंगे आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से, और चलिए इस आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहिए आगे भी। थैंक यू।